मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एमए फाइनल हिस्ट्री के ग्रुप बी पेपर 6 के इकाई प्रथम के मुगल काल में ग्रामीण और नगरीय समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत ही सरल है। इस पे प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में भारत में हिंदू साम्राज्य का पतन हुआ और मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। उसका प्रथम जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से में सुल्तान बन करके उसने इस्लामी नियमों कायदों के अनुसार अपना प्रशासन प्रारंभ किया था। उस समय हिंदू जनता अधिकाधिक संख्या में थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन हमारा जो एक प्रशासनिक या क्षेत्रीय समाज था वो 2 भागों में विभक्त था। जब हम देखते हैं कि हमारा समाज साधारण रूप से 3 भागों में विभक्त था, एक उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सल्तनत का प्रभाव बढ़ता गया और इनमें विभिन्नता आने लगी। ग्रामीण समाज में किसान वर्ग प्रमुख था, जिसमें ग्रामीण समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पहला खुद काश्त करने वालों के लोग थे। ये लोग उस भूमि के मालिकाने होने का दावा करते थे जिस पे वे स्वयं खेती करते थे, काश्त करते थे। दूसरे वर्ग के लोग पाही उपार या विदेशी कहलाते थे, जो दूसरे गांवों से खेती करने आते थे और वहीं अपनी अस्थायी झोपड़ियाँ बना करके रहने लगते थे। अपने हल व बैल उनके पास नहीं होते थे और खुदकाश्त किसानों व जमींदारों के खेतों पर काम करते थे। तीसरा वर्ग बटाईदारों का था, जो खुदकाश्त करने वाले किसानों और जमींदारों से भाड़े पर ज़मीन लेते थे। एक वर्ग उन भूमिहीन किसानों का भी था जो जिनमें कुम्हार, धोबी, अन्य नौकर तथा चमड़े का काम करने वाले चमार थे। ये वर्ग कई बार श्रमिक का काम भी करता था जब खेती की बुवाई या कटाई होती थी। दूसरा वर्ग था आप अपने व्यावसायिक वर्ग। वह वर्ग जो उत्पाद के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता था। इसके कारण ये व्यावसायिक वर्ग धीरे धीरे ग्रामीण और शहरी समाज में अपना स्थान बनाने लगा था। लेकिन इसके अतिरिक्त दुकानदार, थोक व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी, वैद्य, नीम, हकीम, धर्माधिकारी भी सम्मिलित थे। व्यावसायिक वर्ग में व्यापार वाणिज्य में महाजन वर्ग और उसके साथ साथ उनका उत्पाद का लेन देन क्रय विक्रय करने वाला या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने वाला बंजारा वर्ग प्रमुख था। इस प्रकार ग्रामीण और शहरों के बीच में, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाला यह वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग था, जो सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान करता था। तीसरा वर्ग था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग को हम देखते हैं कि जैसे सम्राट, शाही वर्ग। सल्तनत काल के समय में 3 प्रमुख नगर थे। नगर उच्च वर्ग नगर का स्वामी था या नगर के उद्भव का आधारभूत एक सामाजिक मतलब उसका समाज में बहुत बड़ा स्थान था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दिल्ली, अहमदाबाद, लाहौर जो सल्तनत काल में थे, वो सूबे बढ़कर के 1710 तक 22 सूबे हो गए। अकबर ने 12 सूबों का निर्माण किया था, जो नगरीय सभ्यता के रूप में धीरे धीरे विस्तार व्यापक होते गए। काबुल, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मालवा, अजमेर, गुजरात, बरार, खानदेश, औरंगाबाद, बीदर, थाटा, बीजापुर, सिरा, हैदराबाद, गोलकुंडा आदि। इस प्रकार ये 22 सूबे नगरों के रूप में विकसित होने लगी और नगर के अंदर मूलतः जो राजधानी होती थी, जैसे सल्तनत काल में उनकी राजधानी दिल्ली थी, उसी प्रकार मुगल काल की राजधानी आगरा रही, जो शान शौकत का प्रतीक थी। हम देखते हैं कि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का कहना है कि नगरों के अंदर जो उच्च वर्ग निवास करता था, सुंदर इमारतें होती थी और उनके अपने रीति रिवाज होते थे। वे विलासिता से
विलासिता से भरपूर होते थे। उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सभी का एक नया अंदाज होता था। और जिस प्रकार अकबर ने सामंजस्य, सहिष्णुता और सहयोग की जो प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे व्यवस्थित हुई हिंदू मुस्लिम समाज के अंदर, उसमें नगरीय सभ्यता, नगरीय समाज और भी अपना नया स्वरूप धारण करने लगा था। वहाँ की आबादी बढ़ने लगी क्योंकि व्यापार वाणिज्य के कारण लोग अधिक कार्य करने लगे थे। हम देखते हैं इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भारत में आया था, उसने उसकी राजधानी की शान शौकत की बहुत ही वैभवशालीता से वर्णन किया है। फिरोज़ तुगलक के पास कई प्रकार के दास थे, गुलाम थे। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के पास भी थे और मुग़ल सम्राट झरों का दर्शन देते थे। जो दरबारी थे वे भी शान शौकत से रहते थे। धनी और महाजन वर्ग भी ऊंची ऊंची इमारतें बना करके शान शौकत से निवास करता था। इस प्रकार वहाँ पर सभ्यता संस्कृति का एक अनूठा समन्वय परिलक्षित होता है। नगरों में नृत्य, आखेट, मल्लयुद्ध, पशु युद्ध, नौका विहार, घुड़सवार, चौगान, चौपड़, ताश आदि द्वारा मनोरंजन किए जाने के साधन भी उपलब्ध होते थे। सर थॉमस रो ने जहांगीर की पोशाक का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह बेशकीमती स्वर्ण और चांदी के तारों से युक्त शेरवानी धारण करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर के अंदर जो शहरी जीवन था वह बहुत ही विलासी, आमोद प्रिय था, जहाँ पर प्रायः धनी लोग रहते थे और उन धनी लोगों की सेवा जो नौकर चाकर होते थे वह करते थे। इसलिए वहाँ की धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। ग्रामीण समाज, हम इतिहासकार इरफान हबीब, अल्तेकर आदि का जब अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है, विदेशी यात्रियों का वर्णन पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि वहाँ का जीवन उसी प्रकार दयनीय था जिस प्रकार आज भी है। किसान पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति पर निर्भर होने के कारण कई बार उसे अकालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह पूर्णतः अपने शरीर पर वस्त्र धारण करने में भी असमर्थ है और 2 समय की रोटी जुटाने भी। धीरे धीरे इसका शोषण करने के लिए किसान वर्ग का जमींदार, जागीरदार आ गए और शहरों के अंदर धनी लोग, महाजन लोग या दरबारी लोग अधिक से अधिक धनी बनते गए। धन्यवाद। आज आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, गहरी और शहरी और ग्रामीण जीवन में क्या विभिन्नता थी मध्यकालीन भारत के समय। आप ज़रूर पढ़िए, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका प्रश्न आना स्वाभाविक है। धन्यवाद।